वेलकम बैक टू टुडेज लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। कहने का मतलब ईएमटी आज अपना पहला लेक्चर होगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे ईएमटी के अंदर। बेसिकली जो आज अपन देखेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, आज का जो पूरा लेक्चर होगा वो ओनली कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होगा, जिसमें अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है, ये अपन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टडी करेंगे। और ये मान के चलिए जिनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, आई होप आज का ये लेक्चर देखने के बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं पूरी समझाने की। फिर भी किसी को कोई कंफ्यूज हो, प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है, उनको मैं बता दूं एक मिनट। ओके, कोई न्यू स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके कंफ्यूज हो रहा है कि सर जो है अपने तरीके से कब बताएंगे। ठीक है, अभी आपने एडमिशन लिया है, 20 नवंबर तक आपके पास में आईडी पासवर्ड आ चुके हैं। आप अपने हिसाब से लेक्चर देखिए। ठीक है, 20 नवंबर बाद में अपना जो नया बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तुम्हारी वैलिडिटी भी वही रहेगी और जो 20 नवंबर तक एडमिशन लेंगे उनकी वैलिडिटी भी जून तक ही रहेगी। 100 सीट्स अवेलेबल है। 20 नवंबर बाद में मैं आपके दिल्ली के 2 लेक्चर बताऊंगा। आपको दिल्ली के 2 लेक्चर देखने हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे मान लो अपने एक वीक में आपके जैसे मंडे टू फ्राइडे 10 लेक्चर हो चुके, तो सैटरडे और संडे को अपन लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे। जिसको भी जो प्रॉब्लम आएगी, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन उस लेक्चर पे, उन सभी लेक्चर्स पे डिस्कस करेंगे, 10 लेक्चर्स पे। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो स्टडी प्लान रहेगा आगे के बैच के लिए इस तरह से होगा। टेस्ट असाइनमेंट वगैरह तुम्हें टाइम टू टाइम मिल ही जाते हैं, उनके सॉल्यूशन भी तुम्हें तब तक मिल जाएंगे सारे। ओके, इसके अलावा तुम्हारे पास में 100 सीट्स अवेलेबल है मेरे पास। ओके, ध्यान रखना भाई। ठीक है, बाद में कुछ स्टूडेंट्स का कि बाद में मैसेज आता है कि सर प्लीज अब हमें ऐड कर लीजिए। फिर बाद में अगर सीट्स बुक हो जाएंगी, फुल हो जाएंगी, तो तुम्हारे पास में फिर ऐड नहीं कर पाऊंगा। सेकंड थिंग, सबसे बड़ी बात, अब बहुत सारे स्टूडेंट के कंफ्यूज होता है कि सर अपन जो है लाइव नहीं पढ़ते, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर देते हो आप, तो उसमें डाउट्स कैसे पूछें। तो एक काम करना, जितने भी स्टूडेंट्स अभी मेरे पास जुड़े हुए हैं उनसे डिस्कस करना थोड़ा सा। ठीक है, आई होप आपको सेटिस्फिकेशन मिलेगा कुछ। ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान है वो 100% सेटिस्फाइड है जितने भी स्टूडेंट्स अभी मेरे पास जुड़े हुए हैं। सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपका सिलेबस। अभी जो आपका सिलेबस, जो नए बैच 20 नवंबर से स्टार्ट होगा, अप्रैल तक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, विद असाइनमेंट सॉल्यूशन, विद टेस्ट सॉल्यूशन। उसके बाद में 2 महीने रिवीजन ही रिवीजन करना है। जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे रिवीजन करना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, तुम्हारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर के अंदर, भाई तुम ये बताओ क्या लाइव लेक्चर में 100 बच्चे लाइव क्लासेस चल रही है, क्या 100 में से एक साथ 20 ने डाउट पूछ लिया, क्या सबको आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, कभी भी कभी नहीं मिलेगा। ऐसे इसलिए मैं सीट्स जो है बिल्कुल लिमिटेड सीट्स रखता हूं, जिससे क्या है कि मैं स्टूडेंट से डिस्कस कर सकूं। ओके, तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो, अगर आप वास्तव में एडमिशन लेना चाहते हो तो मुझे बताना। ठीक है, आप और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करो। लेकिन अप्रैल तक आपका कोर्स हो जाएगा, उसके बाद 2 महीने आपका रिवीजन चलेगा ओनली। ठीक है, वैलिडिटी कोर्स की कितनी रहेगी? जून 2021 तक वैलिडिटी रहेगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप दे रखे हैं, तो वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी इंटरेस्टेड हो। ओके, 20 नवंबर तक मैं एडमिशन लूंगा, उसके बाद में नहीं लूंगा। चलिए, अच्छा, फीस भी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में उसमें बता रखा है मैंने, और भी किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो पूछ सकता है। ठीक है चलिए, ईएमटी का लेक्चर फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ईएमटी है तुम्हारे पास में, ईएमटी जो है इसमें CSIR, नेट, JRF, ठीक है, इसके अंदर जो इसका वेटेज होता है ईएमटी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, वो लगभग 30 to 35 मार्क्स का होता है। ठीक है, 30 to 35 मार्क्स का। गेट के अंदर जो इसका वेटेज होता है लगभग तुम्हारे पास में 8 to 10 नंबर का होता है। ओके, ऐसी तुम्हारे पास में जेस्ट में भी तुम्हारे पास में, अच्छा जेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे तुम्हारे पास में 14 to 16 नंबर का इसका वेटेज होता है। ऐसे बार्क में भी अच्छा वेटेज होता है, TFR के अंदर भी। ठीक है, सभी एग्जाम्स में तुम्हारे पास में जो है ईएमटी आती है। ईएमटी को है अपन 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, या फिर अपन वेक्टर बोल दे, वेक्टर पढ़ेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर बेसिक बोल दूं मैं यहां पे, इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल वगैरह। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोस्टेट्स। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके अंदर मैग्नेटोस्टेट। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स।
ठीक है, एक पार्ट में और डिवाइड कर रहा हूं EM वेव। ठीक है, तो अपन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इस 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूं, 5 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले अभी जैसे कुछ स्टूडेंट का एग्जाम है, ठीक है, 19 नवंबर या 21 नवंबर या फिर 26 नवंबर को, उससे पहले क्या होगा तुम्हारा, एक तो ये पार्ट कवर करूंगा मैं, ओके, एक मैं ये पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, यहां से तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन जो है, 2 से 3 क्वेश्चन जो है पार्ट सी में मिल जाएंगे आपको, पार्ट सी में। ठीक है, यहां से भी तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा, यहां से एक क्वेश्चन मिल सकता है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, वो मैं भी नहीं करवाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, एग्जाम के बाद में 20 या 20 नवंबर बाद में करवाऊंगा। बाकी का यहां से तुम्हारे पास में कंप्लीट करवा दूंगा, यहां से तुम्हें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यहां से तुम्हें एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। तो अपना जो पढ़ाने का वो रहेगा, सबसे पहले अपन वेक्टर मतलब बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में मैग्नेटोस्टेट्स पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फिर EM वेव। ठीक है, जनरली जो इलेक्ट्रोस्टेट्स है ये तो बेसिक हो गया तुम्हारे पास। इलेक्ट्रोस्टेट है ये कब होता है तुम्हारे पास में, जब तुम्हारे पास में चार्ज क्या हो, स्टेशनरी हो, है ना, तुम्हारे पास में चार्ज जो है वो बिल्कुल स्थिर रहे, वहां पे तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोस्टेट्स पढ़ेंगे अपन। जब चार्ज मोशन के अंदर होता है, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टेट भी होगा, मैग्नेटोस्टेट्स भी होगा। ठीक है, तो वहां पे तुम्हारे पास में अपन मैग्नेटोस्टेट्स पढ़ेंगे। ओके, जब चार्ज मोशन कर रहा है तो मोशन 2 तरह से हो सकता है, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करे, एक तुम्हारे पास में जब चार्ज मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती रहे। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास में कांस्टेंट मोशन कर रहा है, ओके, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास में क्या होगा, मैग्नेटोस्टेट्स पढ़ेंगे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन अपने को स्टडी किसकी करनी है, मैग्नेटोस्टेट्स की। ठीक है, जब चार्ज तुम्हारे पास मोशन के अंदर हो और उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, कहने का मतलब चार्ज का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड चार्जेस हो। ठीक है, उस केस में अपन क्या करेंगे, ED इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अपन किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ओके, उसके बाद मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, तो अपने पास में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, EM वेव प्रोड्यूस होगी। उसके बारे में जो डिटेल के अंदर है वो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना जो सिलेबस है इस तरह से डिवाइडेड होगा। नेक्स्ट थिंग अपन बात करूं मैं इसमें बुक्स की। ठीक है, मैं अगर बुक्स की बात करूं इसके अंदर, तो पहले सबसे सबको पता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो सबसे अच्छी बुक आती है वो है ग्रिफिथ की। ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन तुम्हें ये फॉलो करनी है ग्रिफिथ्स की। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, एक और बुक आती है तुम्हारे पास में, इसके अंदर एक बुक और आती है साडिको की। ठीक है, ये तुम्हारे पास ये भी अच्छी बुक आती है। ठीक है, ये भी तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से आती है। ठीक है, एक बुक और लिख सकते हो तुम, जेडी जैक्सन। तुम्हें जब तक मेरा कोर्स पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, तब तक तुम्हें कोई बुक यूज में नहीं लेनी है। ठीक है, कोई भी सिंगल बुक यूज में नहीं लोगे आप। ठीक है, जब कोर्स पूरा हो जाए, किसी को लगता है नहीं मुझे तो और एडवांस क्वेश्चन करने हैं और सारे क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम तो मैं यहां से क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, फिर आप ये और ये बुक यूज में ले सकते हो, ये मत लेना। ठीक है, ये और ये दोनों बुक यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा बुक्स का होगा, ये तुम्हारे पास वेटेज हो गया, ये तुम्हारे पास सिलेबस कवर हो गया। ठीक है, सिलेबस में मैं अलग अलग टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, वो जब अपन पढ़ेंगे तब तुम अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, किसी को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करना। जल्दी से इसको नोट कीजिए। मिटा दो इसको। हाँ जी, देखिए, चलिए स्टार्ट कर दें। लिख लो इसके अंदर, सबसे पहले लिखो मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स,
ठीक है, इसमें पहले लिखो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम की अपन बात करते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन तीन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे जनरली। ठीक है, एक वैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूं। ओके, तो पहला लिख लो इसके अंदर कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड लिखिए इसके अंदर स्फेरिकल, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड थर्ड लिख लीजिए इसके अंदर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके अंदर लिख लीजिए। ओके, ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की आज अपन स्टडी करेंगे, इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले जो बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके ऊपर सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम टिके हुए हैं, ठीक है, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको अपन सीसी सिस्टम भी बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको अपन शॉर्ट में सीसी सिस्टम बोलते हैं ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो सबसे पहले इसके तुम्हारे पास पैरामीटर कौन कौन से होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के पैरामीटर कौन कौन से होंगे भाई, एक्स वाई जेड, ये 3 पैरामीटर होंगे। ओके, ये 3 पैरामीटर होंगे। देखो यहां पे ध्यान से, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। ठीक है, ये तुम्हारे पास में राइट हैंडेड रूल को फॉलो करता है, ध्यान रखना, राइट हैंडेड रूल को, राइट हैंडेड रूल को फॉलो करता है। ओके, राइट हैंडेड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यानी कि तुम्हारे पास में अगर यहां पे एक्स ले रहे हो तो यहां पे वाई आएगा, यहां पे जेड आएगा, यहां पे एक्स ले रहे हो तो यहां पे वाई आएगा, यहां पे जेड आएगा। कहने का मतलब इतना सा है, अगर तुम यहां पे आई को एक्स की डायरेक्शन में आई कैप मान लूं, इसमें मैं जे कैप मान लूं, इसमें के कैप मान लूं, अगर तुम आई कैप क्रॉस जे कैप करते हो तो तुम्हारे पास में इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कैप आनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम जे कैप क्रॉस के कैप करते हो तो तुम्हारे पास में क्या आना चाहिए, आई कैप। अगर तुम के कैप क्रॉस आई कैप करते हो तो तुम्हारे पास में क्या आना चाहिए, जे कैप। कहने का मतलब इतना सा है, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में चलना चाहिए। मान लो तुम्हारे पास में यहां तुम्हारे पास में आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, यही चलना चाहिए, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे आई जे। ठीक है, ऐसा चलना चाहिए तुम्हारे पास में। ये राइट हैंडेड रूल को फॉलो करते हुए ही तुम्हारे पास में सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किए गए हैं। ओके, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो यहां पे, अच्छा जी, ये तुम्हारे पास में x क्या है, ऐसे, x ऐसे नहीं है। ठीक है, x तुम्हारे पास ये है। ठीक है, ये तुम्हारे पास x है, ये y है, ये z है, तीनों आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। तीनों तुम्हारे पास जो होते हैं, तीनों तुम्हारे पास जो होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। एक्चुअल आप सिचुएशन देखोगे तो ये सिचुएशन है, ये तुम्हारे पास y है, ओके, ये तुम्हारे पास में x है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास में, देखो यहां पे ऐसा है तुम्हारे पास। ठीक है, ये ऐसा है तुम्हारे पास, ये x है, ये y है, ये z है। ओके, इसको इमेजिन करना। अब मैं यहां पे कोई पॉइंट ले रहा हूं, ये जो पॉइंट है तुम्हारे पास, देखो भाई ध्यान से, यहां पे मैं तुम्हारे पास कोई पॉइंट P ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट P ले लिया, इसको मैंने मान लिया पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, यहां पे मैंने मान लिया x y z। अगर मेरे पास ये नहीं होता, ठीक है, तो ये जो पॉइंट था तुम्हारे पास में ये YZ प्लेन में होता। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास में ऐसा है। अब ये पॉइंट कहां पे है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अभी तो तुम्हें क्या दिख रहा है, बोर्ड के ऊपर, मतलब यहां पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कहां पे है, ये पॉइंट तुम्हारे पास देखो भाई यहां पे है, ये जो पॉइंट है तुम्हारे पास में यहां पे है, ये जो पॉइंट है वो यहां पे है, ये ऐसे है तुम्हारे पास, दिस इज आर वेक्टर। ठीक है, अब यहां तो मैं बता नहीं सकता ना बोर्ड के ऊपर, तो ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारे पास पॉइंट यहां पे है, तो ये तुम्हारे पास में ये x है। ठीक है, x में कितनी डिस्टेंस मान लो x है, ठीक है, y में कितनी डिस्टेंस है तुम्हारे पास में y, और z में कितनी डिस्टेंस है ऊपर की तरफ z, ये तुम्हारे पास में ऐसा है। ओके, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, बोर्ड पे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि ये यहां पे पॉइंट है, मतलब बोर्ड पे तुम्हें ऐसे दिखेगा कि ये यहां पे है। ठीक है, बोर्ड पे तुम्हें ऐसे दिख रहा है, यहां पे है तुम्हारे पास में, लेकिन एक्चुअल में कहां पे है, ये यहां पे। ठीक है, ये मैंने बना के दिखा दिया तुम्हें। ओके, समझ में आ गया, इसको इमेजिन करना, ठीक है, तभी तुम्हें स्फेरिकल समझ में आएगा।
ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखो हाँ जी, ये मैं ओरिजिन मान लू, दिस इज 0 0 0। सबसे पहले तो मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं इनकी पैरामीटर्स जो है अपने पास में एक्स वाई जेड, इनकी लिमिट्स की बात करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं लिमिट्स की, लिमिट्स की। ओके, तो देखो एक्स जो है, एक्स ऐसे है ना, एक्स ऐसे है, तो तुम्हारे पास में इस बोर्ड के अंदर की तरफ भी तो जा सकता है, और कोऑर्डिनेट स्पेस तुम्हारे पास में कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अपने पास में एक्स की जो लिमिट आएगा, पूरे स्पेस की बात करेंगे, थ्रू आउट द स्पेस, तो एक्स की लिमिट जो होगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, वाई की लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जेड की लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये आपके पास में जो लिमिट्स होगी एक्स वाई जेड की लिमिट होगी। ओके, ये पी पॉइंट कहां पे समझ में आ गया, स्पेस में यहां पे है, पी पॉइंट यहां पे है भैया ना, ये पी पॉइंट तुम्हारे पास में यहां पे पॉइंट है। ठीक है, जेड एक्सेस तुम्हारे पास, ये एक्स एक्सेस तुम्हारे पास ऐसा है। ठीक है, स्पेस के अंदर है, 3 डायमेंशन, थोड़ा सा इमेजिन करो इसको। ओके, ये लिमिट समझ में आ गई। उसके बाद देखो, उसके बाद देखिए भाई, ध्यान से नोट करते जाना ये साथ के साथ में। इसके बाद में ध्यान से देखेगा यहां पे, हाँ जी, आर वेक्टर, ये 0 0 0, दिस इज एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो आर की ये तुम्हारे पास में इंक्रीज डायरेक्शन ये वाली है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मींस एक्स माइनस 0 आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप प्लस जेड माइनस 0 के कैप। ओके, ठीक है, तो देखिए यहां पे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप प्लस जेड के कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज आर वेक्टर। ये आपके पास में क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू। ओके, अब देखिए यहां पे इसको मैं क्या मान लेता हूं, ये एल वेक्टर है तुम्हारे पास। ठीक है, तो यहां से क्या लिख दूंगा मैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आर वेक्टर को मैं किसके बराबर मान लिया, एल वेक्टर के बराबर मान लिया मैंने। ओके, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए भाई, यहां पर अपन 3 चीजें निकालेंगे। ओके, एक निकालेंगे अपन लेंथ एलिमेंट, एक निकालेंगे अपन सरफेस एलिमेंट, और एक निकालेंगे अपन वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, तीनों को ध्यान से समझना। ओके, तीनों की डायरेक्शन को अच्छे से समझना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लिखिए, लिखिए भाई, लेंथ एलिमेंट, पहला लिखिए इसके अंदर लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट, ये पूरा एल है, इसका कोई एलिमेंट ले लेंगे अपन। ठीक है, तो देखो यहां पे लेंथ एलिमेंट का मतलब डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, क्या कर देंगे यहां पे, डिफरेंशिएट कर देंगे, dx आई कैप dy j कैप dz k कैप, ये तुम्हारे पास क्या जाएगा, लेंथ एलिमेंट। यहां पे अगर मैं dlx लिखूं, dlx तो कितना जाएगा तुम्हारे पास में, dx dly dlz dz, ये तो आ जाएगा x में लेंथ dx, y में dy और z में dz, ये इसका एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, अच्छा वॉल्यूम लिख दो, पहले पहले वॉल्यूम लिख देता हूं, लिखो वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम क्या होता है भाई, ठीक है, टोटल तुम्हारे पास में लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ये तो होता है। तो डीवी क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, देखो वॉल्यूम जो होता है वो होता है डीवी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, वॉल्यूम जो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये होता है। ओके, समझना ध्यान से समझना। तो यहां पे क्या करूं मैं, डी एल एक्स आई कैप डॉट डी एल वाई जे कैप क्रॉस डी एल जेड के कैप। ठीक है, यहां से देखिए भाई ध्यान से, हाँ जी, डी एल एक्स किसके बराबर है, डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो डी एक्स आई कैप डॉट डी वाई इंटू डी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, हाँ जी, जे कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा, डी एक्स डॉट आई कैप डॉट डी वाई डी जेड, और यहां पे कितना हो जाएगा, जे क्रॉस के आई कैप हो जाएगा, क्या आई कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, दैट मींस डी एक्स डी वाई डी जेड। समझना ध्यान से समझो इधर, जे क्रॉस के अभी मैंने लिखवाया भी था, समझ लो, जे किधर है, ये रहा, के किधर है, ये रहा, क्रॉस का मतलब इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल सा है, ध्यान से समझना है। जे का मतलब जे की तरफ अपने हाथ को खोलना है, ये अपने मेरा हाथ है राइट हैंड, हमेशा राइट हैंडेड यूज में लेना है। ठीक है, जे की तरफ खोलो और के की तरफ को मोड़ दो, जो तुम्हारे पास ये थंब है, अंगूठा जो है, वो तुम्हारे पास में इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को बताएगा।
वैसे पता है जे और के के परपेंडिकुलर क्या है, आई कैप ही है, एक्स ही है। तो देखो जे की तरफ मैंने हाथ को खोला, ये खोल दिया, ठीक है, के की तरफ को मोड़ा ऊपर की तरफ, ये मोड़ दिया, ये कहां आ रहा है तुम्हारे पास, बाहर की तरफ, ये एक्स एक्सेस बाहर की तरफ ही है क्या, इसका मतलब क्या आएगा तुम्हारे पास, आई कैप आएगा। ओके, अगर तुम्हारे पास ऐसा होता, तुम्हारे पास में ये होता के क्रॉस जे, ठीक है, ये होता तुम्हारे पास में अगर के कैप क्रॉस जे कैप, तो देखिए ध्यान से, के कैप ऊपर की तरफ है, इसकी तरफ जो पहला आता है उसकी तरफ हाथ को खोलेंगे, इसकी तरफ मैंने खोल लिया, के की तरफ, मोड़ना किधर है, जे की तरफ, जे की तरफ मोड़ना है, इधर मोड़ दिया मैंने, ठीक है, ये कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, बाहर प्लस एक्स है, अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस आई कैप आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन ये बहुत जो ये वाला जो रूल बता रहा हूं मैं राइट हैंडेड वाला, ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। ये मान के चलो अपन डायरेक्शन के लिए ओनली बस यही रूल काम में लेंगे, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डायरेक्शन तुम्हारे पास निकल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए बात, फिर अपन सरफेस एलिमेंट देखेंगे। इसको मिटा रहा हूं भाई ये वाला ना, देखिए, हाँ जी, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट लिखिए थर्ड, सरफेस एलिमेंट। तो यहां पे तुम्हारे पास वॉल्यूम एलिमेंट कितना आ गया, dv इज इक्वल टू dx dy dz इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, थर्ड लिखिए सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट। ओके, ध्यान से देखिए, सरफेस एलिमेंट तुम्हारे पास में कितनी तरह के सरफेस हो सकते हैं, 3 डायमेंशन है। जैसे तुम्हारे पास में क्यूब की बात कर लूं मैं, एक क्यूब है तुम्हारे पास में, तो उसके 6 सरफेस हो सकते हैं ना, बना के बताऊं क्या, वैसे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं। देखो जहां पे तुम बैठे हो अपना रूम देख लो, ठीक है, हो सकता है कि वो क्यूबॉइड हो, क्यूब नहीं हो, ठीक है, लेकिन सरफेस उसके 6 हैं। कैसे, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर, 4, एक उधर एक इधर, 6 हो गए तुम्हारे पास, ठीक है। ऐसे देखो, इसके अंदर ध्यान से देखोगे, इसके अंदर सरफेस देखोगे, देखो भाई, एक तो तुम्हारे पास सरफेस ये हो गया, ध्यान से देखना, एक तो सरफेस ये हो गया, हो गया, एक नीचे वाला ऐसे ही ये वाला सरफेस हो गया, एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला, 4, 5वां कौन सा, रेड से बना रहा हूं मैं, बाहर वाला सरफेस, एक तुम्हारे पास इसके पीछे वाला ये वाला सरफेस, ये तुम्हारे पास में ऐसे 6 सरफेस होंगे, ठीक है, ऐसे 6 सरफेस होंगे तुम्हारे पास में। तो देखिए ध्यान से, मैं ओनली पॉजिटिव वाले की बात करता हूं, नेगेटिव वाले की बात नहीं करता हूं, देखना ध्यान से। हाँ जी, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक सरफेस में मान लेता हूं ये वाला, ठीक है, इसको मैंने मान लिया dy, ये मैंने मान लिया dz, ठीक है, yz प्लेन के अंदर है, yz प्लेन के अंदर है। पहले तो एक चीज नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, एक चीज नोट करके लिख लो भाई, लिखो फॉर सरफेस डायरेक्शन ऑलवेज, लिखो फॉर सरफेस डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द सरफेस, डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर to the surface and away from the surface, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ये कॉपी है तुम्हारे पास, ठीक है, इस सरफेस, ये 2 सरफेस है, एक ऊपर वाला सरफेस है, एक नीचे वाला सरफेस है। ओके, एक ऊपर वाला सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है, ठीक है। तो मैं तुम्हें पूछूं, इस वाले ऊपर वाले सरफेस की डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा इसके, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर तुम्हारे पास ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है। ऐसे नीचे वाले सरफेस की मैं बात करूंगा, तो अगर मैं बाहर की तरफ बताऊंगा तो इसके अंदर की तरफ चल जाएगा, सरफेस के अंदर की तरफ होना क्या चाहिए, सरफेस के बाहर की तरफ, तो ये तुम्हारे पास बाहर की तरफ हो गया,
ठीक है, इसके परपेंडिकुलर भी हो गया बाहर की तरफ। तो सरफेस में हमेशा डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है, चाहे हिंदी में लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, चाहे आप हिंदी में लिख लेना भाई। ओके, देखो यहां पे ये मैंने कोई मान लिया दिस इज डी वाई, दिस इज डी जेड, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पास में क्या है, वाई जेड प्लेन है इसलिए, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर फॉर वाई जेड प्लेन, फॉर वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन डायरेक्शन क्या होगी इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स होगा तुम्हारे पास। तो लिख लीजिए फॉर वाई जेड प्लेन तुम्हारे पास में डी एस एक्स इज इक्वल टू एरिया क्या होता है भाई, डी वाई क्रॉस डी जेड, लिख लीजिए एरिया क्या होता है, डी वाई जे कैप क्रॉस डी जेड के कैप, ये तो होगा तुम्हारे पास में। तो ये क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के आई, तो डी वाई डी जेड आई कैप, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, डी एस एक्स, है ना, एक्स के डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। ऐसे लिखो फोर क्या ले लू मैं फोर ये ले लू एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन कैसे बनाओगे एक्सजेड प्लेन, यहां पे बना दूं, ये यहां पे ही बनाऊं, यहां पे बना देता हूं, ठीक है। जेड देखो ऊपर की तरफ है, ये लो, ओके। उसके बाद में एक्स किधर है तुम्हारे पास में, एक्स तुम्हारे पास में ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे बन जाएगा, ये, ठीक है, दिस इज एक्स, ये तुम्हारे पास में एक्स वाला हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास जेड वाला हो गया, ओके। तो दिस इज डी एक्स और दिस इज डी जेड, ये हो गया तुम्हारे पास में। तो यहां पे देखो फॉर एक्सजेड प्लेन क्या हो जाएगा, डी एस वाई इज इक्वल टू एक्सजेड प्लेन के लिए डी जेड के कैप क्रॉस डी एक्स आई कैप, दैट्स वाई डी एस वाई इज इक्वल टू हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखो के क्रॉस आई, हाँ जी, एक्स ऐसे है, आई के ऊपर की तरफ है, देखो ध्यान से ऊपर की तरफ है तुम्हारे पास में, ऊपर की तरफ है, और ये कहां है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये मेरे पास दो चॉइस है, ध्यान से देखो, बच्चे ऐसे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं ऐसे, देखो ऊपर की तरफ है और एक तुम्हारे पास बाहर की तरफ है ना, आई कैप, के कैप ऊपर की तरफ, आई कैप बाहर की तरफ, ठीक है। तो कभी तो वो क्या है कि ऐसे भी खोल सकते हैं, वो क्या बोलेंगे, सर ऊपर की तरफ खोला और मैंने यहां इधर कर दिया, इधर थोड़ी होगा भाई, बाहर की तरफ करना है तुम्हें। तो मैंने देखो ऊपर की तरफ खोला, ऊपर की तरफ ऐसे खोला, ठीक है, के कैप क्रॉस आई कैप, बाहर की तरफ मोड़ दिया, ये बाहर की तरफ, तो ये किधर आ गया, वाई कैप आ गया, क्या जे कैप आ गया तुम्हारे पास में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी एस वाई इज इक्वल टू डी जेड डी एक्स जे कैप, ठीक है। ऐसे लिखो फॉर वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन की बात करूं तो यहां पे बना दूं वाई जेड, ये वाई जेड प्लेन ही तो, सॉरी वाई जेड तो हो गया अपने पास में, एक्स जेड भी हो गया, अब कौन सा बचा अपने पास में, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो देखो वाई कैसा है, वाई ये रहा तुम्हारे पास, दिस इज वाई, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई तुम्हारे पास में, ठीक है। ये तुम्हारे पास में डी वाई हो जाएगा और ये तुम्हारे पास में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, डी एस जेड इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप क्रॉस डी वाई जे कैप, दैट मीन्स डी एक्स डी वाई के कैप। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया भाई, ये तुम्हारे पास में सरफेस एलिमेंट हो गया। ध्यान रखना हमेशा डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है, हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी आपके पास में, ओके। जल्दी से इसको नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए, लिमिट्स मैंने तुम्हें बताई दी, ओके। तो ये तुम्हारे पास में स्फेरिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब अपन बात करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो अपन कोशिश करेंगे कि उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए सारा, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, पहले एक बार इसको नोट कीजिए। देखिए मिटा दू इसको, समझना है ध्यान से, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना है मुझसे, है ना, क्योंकि देखो पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है पूरी इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे टिकी हुई है, ठीक है। तो कहीं पे तुम्हें अगर कंफ्यूज रह गया तो हो सकता है कि तुमसे वो क्वेश्चन फिर आगे ना हो। पूरा तुम्हारे पास में जब जैसे इनका डाइवर्जेंस कर्ल वगैरह ये निकालोगे तो तुम्हें इन सब की वैल्यू पता होना चाहिए, अगर इनकी वैल्यू नहीं पता है ना तो तुम क्वेश्चंस नहीं कर सकते। चलिए लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर,
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड लिखिए भाई, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हाँ जी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पैरामीटर्स की बात कर लूं मैं, तो इसके पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे तुम्हारे पास में? इसके पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे? लिखो, आर, थीटा, फाई। क्यों होंगे, कैसे होंगे, लिमिट्स क्या होगी इनकी, अपन सभी बातें करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं लिमिट लिख लेता हूं इनकी, है ना, लिमिट्स। या फिर एक काम करो, पहले डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, देखना ध्यान से देखोगे इधर, देखना, एक्स वाई जेड, इधर भी बना दूं मैं, इधर भी बना देता हूं, है ना। दिस इज एक्स वाई जेड, ओके। तुम्हारे पास एक स्फेयर होगा, स्फेरिकल है तो एक स्फेयर होगा, सीधी सी बात है। अगर स्फेरिकल है तो एक स्फेयर तो होगा ही तुम्हारे पास। ये मैंने स्फेयर बना दिया, ओके, ये मैंने स्फेयर बना दिया, ये लो। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक एज्यूम करो तुम्हारे पास एक स्फेयर है, फुटबॉल है तुम्हारे पास में, है ना, या वाटरमेलन है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास एक स्फेयर होगा, ओके। हाँ जी, ये एक्स वाई जेड तुम्हारे पास पता लग गया। चलिए यहां पे तुम्हारे पास कोई पॉइंट मैं लेता हूं, दिस इज पॉइंट पी, ये मान लिया मैंने आर थीटा फाई है। कैसे डिफाइन होते हैं मैं बता रहा हूं अभी। जेड एक्स के साथ में कोई एंगल बनता है, वो ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, दिस इज थीटा, ओके, दिस इज थीटा। बस इतना ही बना लो। अभी मैं इसको समझाता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे लिमिट्स की, ठीक है। यहां पे मैं किसकी बात करूंगा? लिमिट्स की। आर की लिमिट, थीटा की लिमिट, फाई की लिमिट, ठीक है। देखिए, हाँ जी, तुम्हारे पास प्लास्टिक की बॉल आती है छोटी, ओके, तुम्हारे पास स्फेयर होता है वो प्लास्टिक की छोटी बॉल, ओके। देखो तुम्हारे पास उसकी बॉल, उसकी रेडियस क्या होती है तुम्हारे पास? अगर मैं उस बॉल की बात करूं तो उस बॉल के सेंटर पे तुम्हारे पास में अगर ओरिजिन है तो उसकी रेडियस क्या होगी तुम्हारे पास में? बिल्कुल कम रेडियस होगी। फुटबॉल होगी तो और बड़ी होगी। ऐसे तुम्हारे पास में बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है स्फेयर, ठीक है। कहने का मतलब उस स्फेयर का जो सरफेस है उसको मैं इनफाइनाइट मानता हूं, ठीक है। दोबारा सुनना, सरफेस ऑफ स्फेयर, सरफेस ऑफ स्फेयर, इसको मैंने क्या माना? इनफाइनाइट। सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर, इसको मैंने क्या माना? ओरिजिन, ठीक है। तो देखो भाई, आर क्या होती है? रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 0 टू इनफाइनाइट। सेंटर 0, 0 से कितनी भी बड़ी रेडियस, कितनी भी बड़ी तुम्हारे पास में बॉल हो सकती है। कहने का मतलब इसकी जो लिमिट होगी 0 टू इनफाइनाइट, ओके। अब देखो थीटा की लिमिट देखिए भाई, थीटा की लिमिट समझना ध्यान से, ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझना। मैं यहां पे देखो, हाँ जी, सबसे पहले तो इसको समझो, ये क्या है तुम्हारे पास? देखो ये तुम्हारे पास एक बॉल है, ओके। इस बॉल के अंदर, इसके बिल्कुल अंदर सेंटर से, ठीक है, सेंटर से तुम्हारे पास में ये वाला, तुम्हारे पास में जो है ये वाला, ये कौन सा एक्सेस है? जेड एक्सेस। ऐसा है तुम्हारे पास, ये जेड एक्सेस है, ठीक है। ये तुम्हारे पास बॉल है, ये जेड एक्सेस है, ओके। इसके बाद में तुम्हारे पास इधर कौन सा एक्सेस है? ये वाई है, ओके। और एक्स एक्सेस कौन सा है भाई? एक्स एक्सेस कौन सा है तुम्हारे पास में? ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। ये ऐसा है तुम्हारे पास, ये एक्स है, ये y है, और ऊपर की तरफ z है, ठीक है। सेंटर इसके बिल्कुल बीच में है ना, इसके अंदर तुम्हारे पास बीच में सेंटर है, इसके ऊपर नहीं है, सेंटर इसके बीच में है। ध्यान से समझना, ये क्या है? ये इसका स्फेयर है, ये इसका सरफेस है, स्फेयर का सरफेस है बाहर की तरफ, ओके। अब देखिए ध्यान से समझना भाई एक एक चीज, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में, अच्छा, थीटा किसके साथ में एंगल बना रहा है? जेड एक्सेस के साथ में। अब देखो स्टार्टिंग में क्या मानता हूं, कोई पार्टिकल है तुम्हारे पास में, कोई पार्टिकल है, ओके, वो तुम्हारे पास में कहां पे है? देखना ध्यान से, देखना, पार्टिकल तुम्हारे पास में यहां पे है, इसके सरफेस पे, ठीक है, इसके सरफेस पे तुम्हारे पास पार्टिकल है, ओके, ठीक है। ये तुम्हारे पास में रेडियस है, सरफेस पे है तुम्हारे पास में। जब उसकी क्या हो जाएगी? उसकी रेडियस हो जाएगी, आर हो जाएगी तुम्हारे पास रेडियस, ओके। अब मैं क्या करता हूं, उस पार्टिकल को समझना, यहां पे पार्टिकल स्टार्टिंग में कहां पे है? इसके सरफेस पे, यहां पे पार्टिकल है, ठीक है। तो इसकी रेडियस सेंटर से यहां पर आर हो जाएगी। अब उस पार्टिकल को मैं यहां से हटा के यहां ले आता हूं, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से, यहां पे तुम्हारे पास में उस पार्टिकल को हटा के मैंने यहां पे ले आया, यहां पे ले आया, ये लो जी, ठीक है। थीटा एंगल होता है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया?
थीटा एंगल हो गया क्या? हो गया थीटा एंगल। समझना इसको ध्यान से। अब मैं क्या करता हूं, देखना मैं लिमिट बता रहा हूं थीटा की कैसे होगी। इस पूरे यहां पे तुम्हारे पास जो आ गया, इसको पूरे को मैं क्या करता हूं, कवर करता हूं। ठीक है, इस पूरे को कवर करता हूं। तो मैं क्या करूं, यहां पे एक 2 पाई रोटेशन घुमा दूं, तो तुम्हारे पास देखो बॉल का इतना वाला पार्ट बन गया, इतना वाला। समझना इसको, ये तुम्हारे पास बॉल है, पहले पार्टिकल यहां पे था, अब मैं इसको यहां पे रख दिया और उसको मैंने पूरा ऐसे घुमा दिया, तो बॉल का मेरे पास ऊपर वाला पार्ट इतना वाला पार्ट बन गया, इतना वाला पार्ट बन गया। ठीक है, इतना वाला पार्ट बन गया। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से उठा के यहां पे ले आता हूं। यहां पे था, अब मैं यहां पे ले आया, कहने का मतलब यहां पे ले आया। ठीक है, समझना, यहां पे ले आया भाई, मैं उसको यहां पे लेके आ गया, मतलब 90 डिग्री। थीटा इस बार क्या कर दिया मैंने, 90 डिग्री कर दिया, यहां पे लेके आ गया। जब यहां पे लेके आ गया, अब इसको पूरे को घुमा दूं मैं, तो तुम्हारे पास में आधी बॉल बन जाएगी क्या? पार्टिकल पहले यहां था, अब यहां पे आ गया। अब इस पार्टिकल को मैं घुमा दूं, ऐसे ऐसे घुमा दूं, तो तुम्हारे पास देखो ये ऊपर वाला पोर्शन बन गया, बॉल का ऊपर वाला पोर्शन बन गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इस पार्टिकल को मैं यहां पे ले आता हूं। ठीक है, थीटा बराबर मान लो 90 135। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास में कितना है, 135 है थीटा। ठीक है, जब यहां पे ले आया तो मैं क्या करूं, इसको वापस मैंने पूरा घुमा दिया। जब मैंने देखो यहां पे समझना, यहां से फिर मैंने यहां पे ले आया, अब इसको पूरा घुमा दूंगा, तो ये ऊपर वाला पूरा पार्ट बन गया, इतनी बॉल बन गई तुम्हारे पास। ये वाला पार्ट बच रहा है, नीचे वाला पार्ट बच रहा है तुम्हारे पास। तो क्या करूं, इस थीटा को मैं यहां पे ले आऊं, यहां पे ले आऊं, यहां से लेकर यहां ले आया, तो यहां पे तुम्हारे पास कितना एंगल बन गया, 180 डिग्री बन गया क्या? थीटा कितना बन गया, 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री बन गया, अब इसको पूरे को घुमा दूं, नीचे से पूरे को घुमा दूं, तो तुम्हारे पास पूरी बॉल बन जाएगी क्या? ये तुम्हारे पास एक स्फेयर बन जाएगा पूरा। अब इसको मैं यहां पे भी ले आऊंगा, तो कोई फायदा ही नहीं है, तुम्हारे पास तो पहले ही इतना कवर हो चुका था। तो देखो, तुम्हारे पास कोई स्फेयर बनाने के लिए, ध्यान से देखना, तुम्हारे पास कोई स्फेयर बनाने के लिए थीटा, थीटा कितना वेरी हुआ, पाई, 0 से पाई। ठीक है, तो थीटा की लिमिट कितनी आ गई तुम्हारे पास में, 0 टू पाई। ओके, अच्छा फाई क्या होता है तुम्हारे पास में, ध्यान से देखो, जब तुम्हारे पास में पार्टिकल यहां पे था, ठीक है, पार्टिकल तुम्हारे पास अब यहां पे था, ठीक है, दिस इज थीटा, ये थीटा चेंज हो रहा है जेड एक्सिस से, तो यहां पे देखो तुम्हारे पास में मैंने इसको घुमा दिया। ठीक है, ऊपर क्या है तुम्हारे पास में, ये देखो ऐसा है, देखना समझना, जब तुम्हारे पास थीटा यहां पे आ गया, यहां पे आ गया तुम्हारे पास में, पहले सरफेस पे था, यहां पे जेड एक्सिस 0 था, अब मैंने उसको यहां पे ले आया, तो मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, इसका मतलब जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूम रहा है वो। ठीक है, जेड एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड जेड एक्सिस तो आएगा। देखो ध्यान से, यहां तुमने जब पढ़ा होगा या अभी पढ़ेंगे अपन, ये होता है तुम्हारे पास में फाई, क्या होता है फाई, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जब पार्टिकल यहां पे आ जाता है, फिर जब मैं उसको रोटेट करता हूं पूरा 2 पाई, ठीक है, तो तुम्हारे पास में क्या होता है, इतना स्फेयर बन जाता है। जब थीटा बराबर यहां पर आता है, पाई आता है, तो भी उसको कितना रोटेट करता हूं मैं, 2 पाई रोटेट करता हूं, तुम्हारे पास पूरा स्फेयर बन जाता है। वो एंगल कौन सा होता है, वो एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में कौन सा एंगल होता है, फाई एंगल होता है। दैट्स वाई अपन इसकी लिमिट क्या लेते हैं, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई। तो ऐसे तुम्हारे पास में जो है लिमिट डिसाइड होती है किसकी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा फाई की। ओके, आर थीटा फाई की तुम्हारे पास जो लिमिट है वो इस तरह से डिसाइड होती है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, समझना जरूरी है ये। ठीक है, इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बोल लेके आया हूं मैं। देखिए, तुम्हारे पास स्टार्टिंग में ये था, इसके सेंटर से ऊपर की तरफ जेड एक्सिस, इधर तुम्हारे पास में वाई एक्सिस, इधर तुम्हारे पास में, इधर वाई ऊपर जेड, इधर एक्स एक्सिस। ओके, स्टार्टिंग में पार्टिकल इसके सरफेस पे है, रेडियस तुम्हारे पास में आर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, थीटा 0 हो गया, क्योंकि थीटा हमेशा जेड एक्सिस से एंगल बनाता है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद मैं क्या करता हूं, इस पार्टिकल को उठा के यहां पे ले आया। ठीक है, तो देखो थीटा चेंज हो गया क्या, थीटा चेंज हो गया तुम्हारे पास, मान लो इसको मैंने 45 डिग्री पे ले आया, यहां से उठा के यहां पे ले आया। अब मैं इस पूरे को घुमा दूं, अगर ऐसे पूरे को घुमा दिया, ठीक है, तो देखो इतना वाला पार्ट बन गया बॉल का। अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक ले आऊं, ठीक है, यहां पे पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे ले आऊं, ओके, तो तुम्हारे पास में क्या होगा, अब इसको पूरे को घुमा दूं मैं, तो क्या होगा तुम्हारे पास में एक हेमिस्फेयर बन गया, क्या आधी बॉल बन गई, हेमिस्फेयर बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो लिख लेना, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, लिख लेना भाई, 4 हेमिस्फेयर, लिख लो 4 हेमिस्फेयर,
फोर हेमिस्फेयर, आधा आधा गोला कब बनेगा तुम्हारे पास, इसको मैंने आधा स्फेयर, इसको मैंने यहां पे ले आया, अब इसको घुमा दिया पूरा, तो देखो आधी बॉल बन जाएगी तुम्हारे पास में। तो फॉर हेमिस्फेयर लिमिट क्या होती है इसकी तुम्हारे पास में, 0 से इनफाइनाइट, थीटा की लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, 0 टू कितनी होती है भाई, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे तुम्हारे पास में आधा गोला बन जाएगा। और फाई की लिमिट कितनी होती है, 0 टू 2 पाई, या फिर सिंपल सा है, अभी एक और तरीका बताऊंगा, लिखो फॉर 1/4 ऑफ स्फेयर, 1/4 ऑफ स्फेयर, ठीक है। आर की लिमिट तो वही होती है 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, थीटा की लिमिट 0 टू पाई बाई 2 ही होती है, अभी बताऊंगा कैसे मैं, और फाई की लिमिट 0 टू पाई हो जाती है, ठीक है। देखो ये सब याद रखना है, रटना नहीं है, समझ लो इसको, ठीक है। तो तुम्हारे पास में थीटा मैक्सिमम यहां तक चेंज होगा, फिर इसको घुमा दूंगा, तुम्हारे पास में पूरी बॉल बन जाएगी। ओके चलिए, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, हेमिस्फेयर के लिए समझ में आ गया। जब मैं तुम्हारा हेमिस्फेयर मतलब आधा स्फेयर, जब पार्टिकल यहां से यहां आ गया, अब मैं इसको घुमा दूंगा तो आधा स्फेयर बन जाएगा, कहने का मतलब 0 से पाई बाई 2 चेंज होगा। अच्छा 1/4 का मतलब सीधी सी बात है, देखो हेमिस्फेयर कब होगा, थीटा टोटल कितना है 0 टू पाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक चेंज हो रहा है, यहां तक, ठीक है। हेमिस्फेयर मतलब इसको काट दो बीच में से, बॉल को बीच में से काट दूं मैं, तो यहां से लेकर यहीं तक ही तो जाएगा थीटा, यहीं तक ही जाएगा तुम्हारे पास में, थीटा यहां से लेकर यहीं तक ही तो जाएगा, इसका मतलब 0 टू पाई बाई 2 हो गया। अच्छा फाई देखो, फाई जब बॉल कट गई, मान लो बॉल का तुम्हारे पास में ऊपर वाले जो आधा है, इसको ऊपर वाले को हटा दो, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सरफेस तो पूरा ही रहेगा ना, तो फाई तो क्या होगा तुम्हारे पास में 0 टू पाई रहेगा, ये हो गया तुम्हारे पास में 1/4 का मतलब, अब तुम्हारे पास में इमेजिन करना ऊपर वाला पोर्शन हट गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, उसको वापस बीच में से काटता हूं, ठीक है। अब उसको ऐसे नहीं कटेगा, वो इक्वल पार्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इक्वल पार्ट कर रहे हैं 1/4, ठीक है, उसको मैं बीच में से ऐसे काट देता हूं। जब मैं उसको बीच में से काटूंगा तो भी थीटा तुम्हारे पास में 0 टू पाई बाई 2 चलेगा, लेकिन जब बीच में से कट जाएगा, वो बीच में से कट जाएगा, तो फाई देखो पूरा कहां चलेगा, पूरा नहीं चलेगा ना, फाई बीच में से कट जाएगा तो 0 टू पाई चलेगा, यहां से लेकर यहां तक ही चलेगा, पूरा यहां तक पूरा नहीं घूमेगा तुम्हारे पास में, तो 1/4 के लिए कितना हो जाएगा 0 टू पाई, ठीक है। या तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो, तुम्हारे पास एक तरबूज है, तरबूज को मैंने दो हिस्से करने के लिए क्या करूं, मान लो तुम्हारे पास तरबूज है, बीच में से काट दूं, तो ये पूरा सरफेस तो 0 टू पाई रहेगा फाई की लिमिट, लेकिन पाई की लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी। अब उसको मैंने और आधा करना है, तो उसको जैसे तुम्हारे पास ये था, उसको बीच में से ऐसे काटेंगे, जब तो इक्वल पार्ट होंगे तुम्हारे पास में, ऐसे काटेंगे तो भाई देखो अब तुम्हारे पास पूरा सरफेस नहीं रहेगा, उसका जस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस 0 टू पाई फाई की लिमिट, और थीटा तो तुम्हारे पास उतना ही तो घूमेगा, तो वो 0 टू पाई बाई 2 ही रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास लिमिट पता होना चाहिए, ये लिमिट ऐसे तुम्हारे पास निकल के आती है, जिसको तुम डायरेक्ट रटते हो, ठीक है, नोट कीजिए इसको। ओके चाहो तो लिख लेना, आर क्या है यहां पे, रेडियस ऑफ स्फेयर, ठीक है, थीटा क्या है, और फाई, ठीक है। थीटा लिख लो यहां पे, थीटा है एंगल मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सेस, थीटा क्या होता है, एजीम्यूचुअल एंगल, सॉरी फाई तुम्हारे पास में होता है भाई, फाई लिख लो, फाई होता है एजीम्यूचुअल एंगल, ये फाई जो होता है एजीम्यूचुअल एंगल, ठीक है। थीटा होता है तुम्हारे पास में, थीटा होता है एंगल मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सेस, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। आई होप आपको लिमिट समझ में आई होगी, ठीक है, लिमिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया ये, अब अपन देखते हैं आगे, देखिए इसके अंदर, मिटा दूं इसको, लिमिट समझ में आ गई। अब देखो, अब समझना जरूरी है, आगे ध्यान से देखना भाई, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। लिख लीजिए, लिख लो रिलेशन बिटवीन, ये भी मिटा रहा हूं मैं ना, लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन सीसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, देखिए ध्यान से।
हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखो, या मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। मतलब एक्स आर थीटा फाइव में, एक्स वाई जेड आर थीटा फाइव में रिलेशन क्या होगा वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए जेड एक्सेस के साथ हमेशा थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, जेड एक्सेस के साथ में ये तुम्हारे पास में आर है, तुम्हारे पास है ना, पोजीशन वेक्टर आर है। सबसे पहले समझना, इसको ध्यान से समझना, तीन एक्सेस है ना, तीन एक्सेस है तुम्हारे पास में। ये मैं एक्सेस ले लेता हूं, ये है भाई तुम्हारे पास। ठीक है, ये तीन एक्सेस है, समझना इसको ध्यान से, नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये तीन एक्सेस है, एक तुम्हारे पास में ये वाली कौन सी है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। पॉइंट कहां है तुम्हारे पास में, पॉइंट देखो तुम्हारे पास में यहां पे है। ये जो पॉइंट है ये इस बोर्ड के ऊपर नहीं है, बोर्ड का मतलब तो यहां पे होगा, यहां पे नहीं है। पॉइंट तुम्हारे पास यहां पे है, यहां पे पॉइंट है, ऐसे बन रहा है तुम्हारे पास ये। ओके, ऐसे बन रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं इसके अंदर, देखिए भाई अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर, ये समझ में आ गया, ये आर ऐसे है तुम्हारे पास में। ठीक है, ऐसे। अब मैं क्या करता हूं इसमें, हाँ जी, एक चीज और समझ लो, पहले समझने से पहले समझ लो। ये देखो, मान लो तुम्हारे पास में ये एक्स है, ये वाई है, ये तुम्हारे पास थीटा है। हमेशा ध्यान रखना, जिस एक्सेस के साथ में ये आर है, मान लो ये थीटा एक्स के साथ में बना रहा है, दिस इज आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर वाली आर साइन थीटा। ऐसे याद कर लो, चाहो तो इसको तुम निकाल भी सकते हो, है ना, इसको तुम बेस से, परपेंडिकुलर से, और तुम्हारे पास उससे निकाल भी सकते हो इसको। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसा है तो इसके साथ में एंगल बना रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, ये तो समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझना, मैं जो समझा रहा हूं धीरे धीरे वो समझना। ठीक है, भूलना नहीं है, समझना है, इसको रटना नहीं है। देखो ऐसा है, ऐसा है तुम्हारे पास में, ये ऐसा है तुम्हारे पास में। अब देखिए मैं क्या करता हूं, अच्छा ये तुम्हारे पास में एक्स वाई प्लेन हो गया क्या, एक्स वाई प्लेन कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये एक्स है ये वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। इससे मैं क्या करता हूं, यहां पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर यहां पे एक परपेंडिकुलर। ठीक है, देखना यहां पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला इस प्लेन के ऊपर, ये ऐसे है तुम्हारे पास में, ऐसे। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर यहां पे पॉइंट है, एक परपेंडिकुलर डाला मैंने। ओके, इसको इससे मिला दिया, ये मान लिया कितना एंगल है तुम्हारे पास में, दिस इज फाई एंगल, ये आपके पास में क्या है एंगल है, फाई एंगल। दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो, ये पॉइंट यहां पे है, ये प्लेन है तुम्हारे पास में ऐसा। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, और इसको इससे मिला दिया, जब इसको इससे मिलाऊंगा, यहां पे तुम्हारे पास मिलाऊंगा, ये तुम्हारे पास ये एंगल कितना मान लिया, फाई एंगल मान लिया। ओके, ये फाई एंगल है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, इधर देखो, दोबारा बोल रहा हूं मैं, ये जो है ये आर वेक्टर है, इसके साथ में कितना एंगल बनाता है, जेड के साथ में थीटा एंगल। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, इसके साथ थीटा एंगल है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखोगे तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना, नहीं तो तुम क्या कर दोगे, इसको साइन थीटा कर दोगे, ये आर साइन थीटा थोड़ी है ये। देखो ध्यान से, मुझे पता है ऐसे ही करते हो। देखो इधर ये हो गया, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, इसके परपेंडिकुलर देखो तुम्हारे पास यही है क्या। ठीक है, देखना ध्यान से, दोबारा देखो यहां पे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये बिल्कुल भी। देखो इधर ऐसा है, ऐसा ही है तुम्हारे पास, ये थोड़ा सही कर लेना, ये लो। ओके, ये क्या है तुम्हारे पास में, आर साइन थीटा, आर कोस थीटा, क्योंकि इसके साथ में एंगल बन रहा है, इसके परपेंडिकुलर ये रहा, दिस इज आर साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में आर वेक्टर, दिस इज आर कोस थीटा, इसके परपेंडिकुलर ये तो आएगा तुम्हारे पास में, मतलब ये। ठीक है, दिस इज आर साइन थीटा, ये आपके पास क्या हो गया आर साइन थीटा। समझ में आया नहीं आया, दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो भाई, ये x, ये y, ये z। ओके, ये r वेक्टर, इसके साथ में ये एंगल बना रहा है z के साथ में थीटा, तो ये तो कितना हो जाएगा r cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर यही तो होगा, इस वाले के परपेंडिकुलर यही तो होगा, और ये कितना है जो कि x के साथ में फाई एंगल बना रहा है, ये क्या हो जाएगा r sin थीटा, ये मैंने r sin थीटा लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो z देखो, एक तो तुम्हारे पास में आ गया यहां पे, समझना भाई, एक तो तुम्हारे पास देखो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू, तो z तो तुम्हारे पास में कितना आ गया r cos थीटा,
ऊपर तुम्हारे पास z बराबर आर कोस थीटा आ गया। अब देखो x बराबर क्या होगा, अभी समझना है ध्यान से, देखो इधर, हाँ जी देखो इधर, ऐसे ही था तुम्हारे पास, हाँ जी ऐसे ही था। ओके, अब मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, यहां तुम्हारे पास जो है इस वाले प्लेन के अंदर है ना, ये कौन सा प्लेन है, एक्स, ये वाई, ठीक है, यहां पे ये ठीक है, ऐसा ही है तुम्हारे पास में, ये इस वाले प्लेन में दिस इज आर साइन थीटा, ये क्या है आर साइन थीटा, इससे कितना एंगल बना रही है, ये फाई एंगल बना रही है। ये तुम्हारे पास आर साइन थीटा है, जिसके साथ में एंगल बनाती है वो क्या आता है, कोस वाला आता है, तो इसके साथ में एंगल बना रहा है, इसके साथ में बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, कोस वाला, फाई एंगल बना रहे, तो आर साइन थीटा कॉस फाई, इसके परपेंडिकुलर, हाँ जी ये ऐसा है तुम्हारे पास, इसके परपेंडिकुलर देखो ये, इसके परपेंडिकुलर, इससे फाई एंगल बना रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर ये रहा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, साइन वाला हो जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, ये तुम्हारे पास, तो x बराबर कितना हो गया, आर साइन थीटा कॉस फाई, और y बराबर आर साइन थीटा साइन फाई। समझ में नहीं आया तो दोबारा लेक्चर को पीछे कर लो भाई, है ना, अगर समझ में नहीं आया तुम्हारे पास में तो लेक्चर को पीछे कर लो दोबारा, ठीक है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, आर इज इक्वल एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड बराबर आर कॉस थीटा, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। लिमिट समझ में आ गई, ये कैसे आया समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो लेक्चर को दोबारा पीछे कर लो, दोबारा देख लो इधर, दोबारा देख लो, ये था तुम्हारे पास में, हाँ जी ऐसे था, स्टार्टिंग में ये तुम्हारे पास आर है, ठीक है, आर जो है ये थीटा एंगल बनाता है जेड के साथ में, जिसके साथ में एंगल होता है वो कोस थीटा, तो आर कोस थीटा, ये तो जेड बराबर आर कोस थीटा ऊपर की तरफ आ गया, हाँ जी, और ध्यान से देखो ऐसे ही है तुम्हारे पास, ठीक है, ये इसके साथ में एंगल, इसके परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आर साइन थीटा, ये मतलब ये जो एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में कौन सा एक्स वाई प्लेन में, ये आर साइन थीटा हो गया। ओके, तो तुम्हारे पास ये निकल के आ गया। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला देखो आर साइन थीटा जो है, इसको यहां पे लगा दूं मैं, ये वाला, ये तुम्हारे पास में क्या है, ये तुम्हारे पास में आर साइन थीटा है, इसके साथ में फाई एंगल बना रहा है एक्स के साथ में, ठीक है, एक्स के साथ में जिसके साथ एंगल बनाता है वो कोस वाला आता है, तो आर साइन थीटा, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा कोस फाई, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला है, इसके परपेंडिकुलर तुम्हारे पास में ये वाला है आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, तो ये तुम्हारे पास निकल के आ गया, नोट कीजिए इसको। अब इसमें लिखिए लेंथ एलिमेंट, हाँ जी लिखिए इसके अंदर लेंथ एलिमेंट, लिखिए फर्स्ट लिखिए लेंथ एलिमेंट, वो तीनों निकालेंगे अपन, सरफेस, लेंथ और वॉल्यूम। अभी मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, है ना, लास्ट में लिखवा दूंगा, लिखिए लेंथ एलिमेंट। ओके, तो लेंथ एलिमेंट देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पे, देखो ध्यान समझना ध्यान से, दिस इज एक्स वाई जेड, ठीक है, ये मैंने कोई पी पॉइंट माना था जो कि आर थीटा फाई का था तुम्हारे पास में, ये थीटा एंगल है, ओके, और ये तुम्हारे पास में क्या था यहां पे, दिस इज फाई एंगल, ये आपके पास में क्या था फाई एंगल, इधर फाई इधर बढ़ रहा है, थीटा इधर बढ़ रहा है, ध्यान रखना, और आर तुम्हारे पास में सीधा बढ़ ही रहा है। अच्छा मुझे लेंथ एलिमेंट लेना है, देखो भाई ध्यान से, मुझे लेंथ एलिमेंट लेना है, तो लेंथ एलिमेंट कैसे लूंगा मैं, देखो लेंथ एलिमेंट लेना है कोई, मान लो मैंने ये एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, डी आर मान लिया, ये डी आर मान लिया, ठीक है, इसके इंक्रीजिंग डायरेक्शन के अंदर, तो देखो थीटा क्या होगा, थीटा मतलब होगा लेंथ, लेंथ मतलब एंगल वाला लेंथ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे बढ़ाऊंगा, तो ये तुम्हारे पास में इससे मिला दिया, ठीक है, ये तुम्हारे पास में थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा क्या। अच्छा तुम्हें तो ये निकालना है, देखो ध्यान से समझना, डी एल आर, हाँ जी देखना, डी एल आर इज इक्वल टू कितना हो गया, डी आर आर के, ठीक है, आर में कितना लेंथ है, डी आर, थीटा में देखो कितना है, ये वाला,
पहले थीटा था, अब कितना हो गया डी थीटा, ठीक है। तो डी एल थीटा कौन सा होगा भाई, ओनली यही थोड़ी होगा, ये वाला मेजर होगा, ये वाला, ठीक है। ये एंगल वाला मेजर होता है हमेशा, ठीक है। तो देखिए तुम्हें पढ़ रहा होगा ये, हाँ भाई ये पढ़ा है ना तुमने, कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल इंटू रेडियस, ये हो गया क्या। तो आर्क, ये वाला आर्क है तुम्हारे पास में, एंगल के अंदर जो लेंथ एलिमेंट होगा वो एंगल में होगा। तो देखो ये कितना होगा तुम्हारे पास में, आर्क इज इक्वल टू एंगल, एंगल कितना है डी थीटा, रेडियस कितनी है आर, तो क्या हो जाएगा आर डी थीटा थीटा कैप। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन तो क्या होगी भाई आर कैप, इसकी डायरेक्शन तुम्हारे पास में थीटा कैप, ठीक है। फाई का देखो भाई, फाई का तुम्हारे पास में क्या होगा, देखिए ध्यान से, फाई का क्या होगा तुम्हारे पास में डी फाई होगा, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास में मान लो दिस इज डी फाई है, ओके, ये तुम्हारे पास में ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन ये होगी तुम्हारे पास में। तो फाई की डायरेक्शन तुम्हारे पास में क्या होगी, फाई की डायरेक्शन तुम्हारे पास में ये हो जाएगी, दिस इज फाई कैप, ओके। तो यहां पे देखो इसका क्या हो जाएगा, ये कितना था, ये कितना था आर साइन थीटा, ये तुम्हारे पास में था आर साइन थीटा। तो देखो आर इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, एंगल कितना है, एंगल कितना है, ये डी फाई है, डी फाई है, दिस इज डी फाई, ठीक है। ये डी फाई है तुम्हारे पास इतना, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी तुम्हारे पास में, एंगल डी फाई, रेडियस आर साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा डी एल फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई फाई के। लो जी, ये तुम्हारे पास में लेंथ हो गई तीनों की, ठीक है। ये तुम्हारे पास में क्या होगी, लेंथ एलिमेंट हो गए, नोट कीजिए इसको। तो देखो तुम्हें अगर एक साथ लिखना है, देखिए भाई डी एल वेक्टर इज इक्वल टू कैसे लिखोगे, लिखोगे डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ये याद रखना है हमेशा, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आने वाला है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। हो गया, हाँ जी। देखो यहां पे मैं ये सर्किल बना दिया, बना दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिस इज, मान लो तुम्हारे पास ऐसे चल रहे हैं अपन, तो ये आर कैप, दिस इज थीटा कैप, दिस इज फाई कैप, ठीक है। तो आर क्रॉस थीटा फाई हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आर कैप क्रॉस थीटा कैप इज इक्वल टू फाई कैप, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप इज इक्वल टू आर कैप, फाई कैप क्रॉस आर कैप इज इक्वल टू थीटा कैप। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उल्टा हो जाएगा तो माइनस के अंदर आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर सरफेस एलिमेंट, नेक्स्ट लिखिए भाई इसके अंदर सरफेस एलिमेंट। समझना जरूरी है, रटना नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं, समझना जरूरी है, कैसे लेंथ आ गई, कैसे सरफेस आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। देखिए सेकंड सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, ओके। सरफेस का मतलब, सरफेस का मतलब टू डायमेंशन, ठीक है। मैं बात करूंगा आर थीटा, थीटा फाई या फिर फाई आर, इन तीनों की बात करूंगा। तीन सरफेस तुम्हारे पास, टोटल तो 6 हो सकते हैं वैसे थ्री डायमेंशन के अंदर। देखिए देखो अगर मैं बात करूं डी एस आर, इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास में, आर क्या है तुम्हारे पास में फिक्स्ड है, ठीक है। आर तुम्हारे पास में मैंने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया भाई, ओके। आर फिक्स्ड का मतलब ये बॉल है तुम्हारे पास में, ये जो बॉल है, इस बॉल के ऊपर वो पार्टिकल कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है। थीटा और फाई दोनों क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो देखो देखिए जो डीएसआर होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास में, डीएसआर होगा वो होगा तुम्हारे पास में डी एल थीटा थीटा कैप क्रॉस डी एल फाई फाई कैप, ओके। डी एल थीटा क्या था, वहां से देखो तुम्हारे पास डी एल थीटा होगा आर डी थीटा, ठीक है, थीटा कैप क्रॉस डी एल फाई क्या था भाई तुम्हारे पास में, आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप।
यही तो था तुम्हारे पास में। अच्छा थीटा क्रॉस फाई क्या बन जाएगा, आर कैप। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आई कैप, क्योंकि थीटा क्रॉस फाई कैप क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, थीटा क्रॉस फाई कैप आर कैप बन जाएगा। ठीक है, ये आर कैप हो जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, डी एस आर। नोट कर लीजिए। ठीक है, डी एस आर वेक्टर कर लेना यहां पे, क्योंकि मैं डायरेक्शन के साथ बात कर रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, सेकंड लिखिए, डी एस थीटा, दैट मींस थीटा आपके पास में क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, थीटा फिक्स्ड का मतलब भाई क्या है तुम्हारे पास, देखिए पार्टिकल तुम्हारे पास यहां पे कर दिया तो पार्टिकल यहीं पे रहेगा। ठीक है, पार्टिकल तुम्हारे पास में यहीं पे रहेगा। ओके, तो अब पार्टिकल तो यहां पे है, पार्टिकल तो यहां पे है। ठीक है, लेकिन इसको अंदर भी तो ले जा सकते हैं, उसको बाहर भी तो ला सकते हैं, लेकिन पार्टिकल यहां पे रहेगा। मतलब जेड एक्सिस के साथ में तुम्हारे पास में हमेशा एंगल क्या हो गया, फिक्स हो गया। ओके, तो देखो यहां पे थीटा फिक्स होगा तो लिख लीजिए डी एच थीटा वेक्टर इज इक्वल टू, डी एच थीटा वेक्टर इज इक्वल टू, लिख लीजिए इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, डी एल फाई कैप क्रॉस डी एल आर कैप। ठीक है, तो देखो डीएल फाई कितना था, आर साइन थीटा। ठीक है, रख दो यहां पे आर साइन थीटा फाई कैप क्रॉस डीएल आर कितना था, डी आर साइन थीटा डी फाई कैप क्रॉस डी आर कैप। ठीक है, फाई क्रॉस आर थीटा कैप हो जाएगा क्या, डी एच थीटा कितना हो जाएगा आपके पास में, आर साइन थीटा डी आर थीटा कैप। देखो सिमिलरली तुम्हारे पास में डी एस फाई में क्या होगा, फाई फिक्स्ड रहेगा भाई, है ना। तुम्हारे पास इसमें क्या रहेगा, फाई फिक्स्ड रहेगा। मतलब एक तुम्हारे पास कोई भी सरफेस तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, इस केस में क्या होगा, डी एस फाई इज इक्वल टू तुम्हारे पास में डी एल आर कैप क्रॉस डी एल थीटा कैप। डी एल आर कितना था, डी आर कैप क्रॉस डी एल थीटा कितना था, आर डी थीटा कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी थीटा आर क्रॉस थीटा फाई कैप। ये तुम्हारे पास में डी एस फाई आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये तीनों सरफेस आपको पता होना चाहिए। कब तुम्हारे पास में जो फिक्स रहेगा उसी के अकॉर्डिंग अपन यूज में लेंगे। ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या है, तीनों की लेंथ एलिमेंट पता होना चाहिए। नोट कीजिए जल्दी से इसको। हो गया, नेक्स्ट लिखिए वॉल्यूम एलिमेंट। इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा रहा हूं भैया ना। नेक्स्ट लिखिए वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट डीवी क्या होगा, डी एल आर कैप डॉट डी एल थीटा कैप क्रॉस डी एल फाई कैप। ओके, डी एल आर की वैल्यू डी आर कैप डॉट इसकी वैल्यू आर डी थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई कैप। ओके, देखिए यहां पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो इन सबको बाहर ले लो, कांस्टेंट को, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर कैप डॉट, ऐसे कर लो, डी थीटा डी फाई आर कैप डॉट थीटा कैस क्रॉप फाई कैप। ये क्या बन जाएगा, आर कैप, आर डॉट प्रोडक्ट में 1 हो जाता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, दिस इज डीवी। नोट कर लीजिए, ये तुम्हारे पास वॉल्यूम एलिमेंट। तो लिखते हैं अपन क्वांटम के अंदर, मैथमेटिकल के अंदर देखा है, डीटो को अपन क्या लिखते थे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, यहीं से आता है वो, है ना। नोट कर लीजिए, इक्वेशन लिखिए भाई। देखिए, ए स्फीयर हैविंग रेडियस आर, फाइंड द एरिया इन वॉल्यूम।
क्वेश्चन है ए स्फेयर हैविंग रेडियस कैपिटल आर, फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम। सब बोलोगे कि सर ये तो सबको ही पता है ना। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। निकालते कैसे हैं वो तो देखो तुम। लिखो एरिया, लिखिए भाई एरिया, एरिया ठीक है। क्या फिक्स है तुम्हारे पास, रेडियस आर फिक्स है, ठीक है। आर फिक्स है मतलब क्या हो जाएगा, डीएसआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएल थीटा थीटा कैप क्रॉस डीएल फाई फाई कैप। ओके, डीएल क्या लिखूंगा भाई मैं, थीटा के अंदर क्या होता है आर डी थीटा थीटा कैप क्रॉस ये क्या होता है आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। दिस इज आर कैप। ये तुम्हारे पास डीएसआर हो जाएगा क्या, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा डीएसआर। तो तुम्हारे पास में स्फेयर निकालना है, रेडियस निकालना है, तो क्या कर दूं मैं यहाँ पे एरिया के लिए एस, इसका इंटीग्रेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है साइन थीटा डी फाई, लिमिट कितनी लगती है फाई की 0 से 2 पाई 0 से पाई, पता नहीं कितनी बार बता दिया होगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई, दैट मींस 4 पाई आर स्क्वायर। निकाल भी सकते हो और मैंने बोला था तुम्हें ध्यान रखना है, ये वैल्यू नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या पूछा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, टोटल वॉल्यूम V इज इक्वल टू डीवी इंटीग्रेट 0 टू आर, रेडियस 0 टू आर है, लिमिट ऑफ इनफाइनाइट मत लगा देना, रेडियस बोला है उसने है ना, 0 टू 2 पाई, ठीक है। आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, सोल्व कर लो इसको 4/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर का आर क्यूब बाई 3, लिमिट रखेंगे तो कैपिटल आर क्यूब बाई 3, इसकी 4 पाई, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा तुम्हारे पास में। नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लिख लीजिए भाई जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिटा रहा हूं मैं ना, काम आएगा बहुत। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी तुम्हारे पास पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लिखिए रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स फॉर बोथ सीसी एंड स्फेरिकल, दोनों के अंदर रिलेशन जो आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं। देखो ये तुम्हें पता है x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ये आप सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। चलिए अच्छा, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इन दोनों में देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी ये 1 हो गया, इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गए हैं, यहां तुम्हारे पास में आर स्क्वायर आर साइन थीटा कोस फाइव आर साइन थीटा साइन फाइव आर कोस थीटा। ओके, ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा ना, इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा इस बार, ठीक है। तो आर बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। ये देखो नोट करो इसको। इसी प्रकार लिखो सिमिलरली, हाँ जी क्या करूं इन दोनों से डिवाइड कर दूं, सिमिलरली लिखो, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, सिमिलरली लिखिए, सिमिलरली फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाय 1, या ऐसे लिख लो जेड फ्रॉम 3 जेड बराबर आर कोस थीटा, ठीक है, जेड बराबर आर कोस थीटा, तो ये तुम्हारे पास में रिलेशन हो गया। ओके, तो कोस थीटा बराबर क्या हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू जेड बाई आर, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो यहां से तुम्हारे पास देखो यहां लिख सकता हूं मैं थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तुम्हारे पास एक आ गया। आर निकाल लिया, थीटा निकाल लिया, फाई कैसे निकाले, अब फाई देखो कैसे निकालेंगे भाई, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दूं, इक्वेशन
2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दूं, ठीक है। तो देखो जब 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan फाई आ जाएगा, r से r भी कैंसिल आउट हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। आ गया तीनों। देखो आर भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, थीटा ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फाई ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, नोट कर लो ये। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए आर वेक्टर कितना होता है भाई, एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप प्लस जेड के कैप, ये तो सबको पता है। आर वेक्टर तुम्हारे पास यही होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो इधर एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, मतलब एक्स वाई जेड में पहले यूनिट वेक्टर मैंने आई कैप जे कैप के कैप मान रहे थे, अब मैंने क्या मान लिया, एक्स वाई जेड मान लिया यूनिट वेक्टर्स, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। तो देखिए यहां पे आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह आर साइन थीटा कोस फाई एक्स कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई वाई कैप प्लस आर कोस थीटा जेड कैप, ठीक है। यहां पे मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दी यहां पे, ओके। अब देखिए, अब तुम्हें पता है, लिखो सिंस आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू आर कैप, कहने का मतलब आर कैप इज इक्वल टू कितना होता है, आर वेक्टर अपॉन आर मोड के अंदर पढ़ा होगा ये तो, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास में। तो देखिए डी आर वेक्टर अपॉन डी आर, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, डी आर वेक्टर अपॉन डी आर क्या हो जाएगा भाई, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर अपॉन डी आर आर कैप, ये हो गया तुम्हारे पास में डी आर अपॉन डी आर आर कैप। तो तुम्हारे पास में आर कैप कितना आ जाएगा, आर कैप आपके पास आ जाएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी आर अपॉन में डी आर बाई डी आर का मोड, यही तो आएगा, चेक कर लो एक बार, यही आएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। देखिए ध्यान से, तुम्हें तो यही तो चाहिए, आर कैप इज इक्वल टू डी आर वेक्टर का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 1 आर का 1 हो जाएगा, ये 1 ये 1, तो क्या बचेगा साइन थीटा कोस फाई एक्स कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई कैप प्लस कोस थीटा जेड कैप। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा, ओके। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही जब मैं थीटा कैप निकालूंगा, थीटा कैप क्या आएगा, साइड में लिख रहा हूं मैं, तुम लिख लेना चाहिए साइड में, डी आर वेक्टर अपॉन डी थीटा अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा का मोड, यही तो आएगा, चाहे तुम निकाल के देख लेना, ठीक है। तो ये जब तुम निकालोगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या करो, ये तुम्हारे पास लिखा गया, ठीक है, इसमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बाकी कांस्टेंट रखो। यहां क्या है थीटा साइन, तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा कॉस फाई एक्स कैप, साइन थीटा का कॉस थीटा साइन फाई वाई कैप, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएट, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट फाई कैप फर्स्ट वाले में है ना, इसके रेस्पेक्ट में करते हैं हमेशा, जहां पे फाई है ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, फाई वाले का डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। क्या करोगे, फाई वाले का डिफरेंशिएट, और जो कांस्टेंट है उसको मत लिखो, कांस्टेंट को नहीं लिखना, ठीक है। ये फाई है तो कोस फाई का माइनस साइन फाई एक्स कैप, कांस्टेंट वाले को नहीं लिखना, थीटा वाले को नहीं लिखना। यहां साइन फाई है, साइन फाई का प्लस कोस फाई वाई कैप, यहां पे फाई नहीं है उसको छोड़ दो। ये तुम्हारे पास में इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना भाई, ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कई बार तो क्या पूछा हुआ है पता है, आर कैप क्या होगा जब थीटा फाई तुम्हारे पास में इतना एंगल हो, तो आर कैप बताओ तुम्हारे पास में, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, करने का तरीका मैंने बताया, आर कैप क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड में लिखोगे ना, तो एक्स बराबर क्या होता है साइन आर साइन थीटा कोस फाई, आर को हटा दो, साइन थीटा कोस फाई एक्स कैप, साइन थीटा साइन फाई जे कैप, कोस थीटा के कैप, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो, आर को हटा दो, ठीक है। थीटा कैप करोगे तो थीटा जहां पे है वहां पे डिफरेंशिएट कर दो, बाकी तुम ऐसे कैसे रख दो। फाई कैप करोगे तो फर्स्ट वाले में जहां फाई है ओनली उसका डिफरेंशिएट कर दो, बाकी को नहीं लिखना, थीटा वाले को नहीं लिखना, और बाकी तुम ऐसे कैसे रख दो, नोट कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। लिखिए सिमिलरली, देखो यहां पे इसको मिटा दूं भाई, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पे,
देखिए सिमिलरली ये तो आर कैप बराबर आ गया। अब तुम्हें क्या लिखना है, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। ये तो आर एक्स वाई जेड के फॉर्म में, मतलब स्फेरिकल कार्टिजियन के फॉर्म में। अब अपने को कार्टिजियन स्फेरिकल के फॉर्म में लिखना है। लिखने का तरीका देख लो, इधर नहीं भूल जाओगे। देखो इधर क्या है, कुछ सॉल्यूशन नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना। इस वाले को मान लो ये तुम्हारे पास में मैट्रिक्स है कोई, ठीक है, ऐसे लिखो, ऐसे 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 लिखो, ठीक है। तो देखो पहले ऐसे लिखेंगे, एक्स कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस फाई। इस बार क्या आ जाएगा, आर कैप, आर थीटा फाई के फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिख रहा हूं मैं। फिर दूसरा क्या है, प्लस कोस थीटा कोस फाई थीटा कैप, ऐसे लिख रहे हैं। फिर माइनस साइन फाई फाई कैप। ओके, वाई कैप ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा साइन फाई, लिखिए साइन थीटा साइन फाई आर कैप प्लस कोस थीटा साइन फाई थीटा कैप प्लस कोस फाई फाई कैप। तीसरा देखो ये ऐसे लिखेंगे, कोस थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा थीटा कैप, और फाई वाला तो है नहीं तुम्हारे पास में। ये लो जी तुम्हारे पास ये आ गया, नोट करो। क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बीएआरसी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से, है ना, नोट कीजिए इसको। बार के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। देखिए भाई, अगर तुम्हारे पास में ये समझ में आ गया, हाँ ठीक है, तो सिलेंड्रिकल तो और भी आसान है, ठीक है, सिलेंड्रिकल तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ लेना ध्यान से, ये समझना बहुत जरूरी है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा देखो, ये ऑप्शन भी है तुम्हारे पास में। लाइव में तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम एक वीडियो को 5 बार 10 बार देख सकते हो, अपने नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। कभी तुम टाइम पे क्लास नहीं लिए तो सुबह दोपहर शाम कभी भी क्लास ले सकते हो। ओके, लाइव में ऑप्शन नहीं रहता तुम्हारे पास में। चलिए देखो, देखिए भाई, देखिए, अरे देखो इधर देखो तो, देखो नेक्स्ट ये थर्ड, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए पैरामीटर है रो फाई जेड। क्यों लेते हैं यही पैरामीटर, अभी बताऊंगा मैं ना, यही पैरामीटर क्यों लेते हैं। इसके अंदर तुम थीटा क्यों नहीं लेते भाई, यही पैरामीटर क्यों लिए तुमने, वो देखेंगे अभी अपन, है ना। देखिए सिलेंडर बना लो, सिलेंडर बना लो एक, अरे सिलेंडर बना लो भाई, ये लो, ये बना दिया। सिलेंडर तो देखा होगा घरों में जो आता है तुम्हारे पास में, घर पे सिलेंडर जो होता है तुम्हारे पास, किचन में जाके देख लेना। किसी ने अगर नहीं देखा है तो किचन में जाके सिलेंडर देख लेना, ठीक है। दिस इज जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, यही होता है तुम्हारे पास। समझना ध्यान से, समझना, तुम्हारे पास यही पैरामीटर क्यों आए, समझना इसको, है ना। मान लो तुम्हारे पास ये बोतल है, ओके, ये बोतल है तुम्हारे पास, ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग को भूल जाओ, ठीक है। ये तुम्हारे पास सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसका जो पीछे वाला सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, सेंटर वाला पार्ट है, उसको मैंने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। इसके सेंटर वाले पार्ट को, सेंटर वाला जो पार्ट है उसको मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन, ठीक है। इसका जो सरफेस वाला पार्ट है इसको मैंने क्या मान लिया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मान लिया, ठीक है। ये तुम्हारे पास में इनफाइनाइट सरफेस का मान लिया मैंने, ओके, इनफाइनाइट सरफेस का, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्योंकि कई बार जब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारे पास में उन क्वेश्चंस के अंदर कहीं पे स्फेरिकल सिमेट्री आता है, तो उसको जब तुम कार्टेशियन में सोल्व करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर मैं बात करूं जैसे एंटीना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो एंटीना जो होता है तुम्हारे पास में देखा होगा एंटीना, ठीक है, तो वो इक्वली तुम्हारे पास में
रेडिएशन को रेडिएट करता है, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्री होता है। दैट्स वाई अपन वहां पे क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज में लेंगे, ठीक है। वहां पर अगर अपन कार्टेशियन करने लग गए तो फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है तुम्हारे पास में अगर तुम कार्टेशियन ले लिए तो, इसलिए अपन ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के लिए तुम्हारे पास में मान लो ये ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास बीच वाला तो सेंटर मान लिया, इसके बीच में से जो जा रहा है, ठीक है, और बाहर वाला मैंने सरफेस मान लिया, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या होगा, एक तो सेंटर से इसके सरफेस तक रेडियस होगी, ठीक है। सेंटर से चाहे यहां पे मान लो, चाहे यहां पे मान लो, चाहे यहां पे कहीं पे भी मान लो, ठीक है। इस सेंटर को मैंने 0 मान लिया, सरफेस जो बाहर सरफेस है वो तुम्हारे पास में क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखो ये रेडियस होगी तुम्हारे पास में, ये मैंने क्या मान लिया, इसकी रेडियस, ये रेडियस ये क्या होगी तुम्हारे पास में, रेडियस हो गई इसकी, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी मान लिया मैंने, रो। तो रो क्या हो गया तुम्हारे पास में, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। रो हो गया तुम्हारे पास में रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए तुम्हारे पास में, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सेस से कितनी डिस्टेंस मेजर की जा रही है, दैट इज रो, ओके। तो देखो लिमिट्स की अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हारे पास में, ओके, लिमिट्स की बात करूं तो रो फाई जेड, मैं बताऊंगा। रो तो तुम्हें समझ में आ गया, 0 टू क्या हो सकता है, इनफाइनाइट, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। फाई मान लो तुम्हारे पास मान लो वो पार्टिकल जो है यहां तक पहुंच गया, सरफेस तक। अब इसको पूरा ऊपर वाला बनाने के लिए क्या करूंगा, इसको घुमाऊंगा ना, दैट इज एज्यूमिचुअल एंगल, ठीक है। तो फाई कितना होगा, 0 से 2 पाई के बीच में, ओके। जेड देखो अभी तो मेरे पास में सिलेंडर का इतना ही तो पार्ट बना है ऊपर वाला, मेरे को पूरा सिलेंडर बनाना होगा, इसकी लेंथ चाहिए ना, दैट मींस जेड क्या हो सकती है तुम्हारे पास में, माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट, कितना भी बड़ा हो सकता है तुम्हारे पास स्पेस के अंदर। तो ये तुम्हारे पास में लिमिट्स डिसाइड होंगी किसकी, सिलेंडर की। नोट कर लीजिए इसको। देख लेना फाई क्या है, एंगल मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सेस, वही होता है तुम्हारे पास जो स्फेरिकल के अंदर होता है, तो स्फेरिकल के अंदर होता है वही होता है भाई, ठीक है। देखिए मैं एक बार सिलेंडर को हटा रहा हूं भाई यहां से, है ना। डायरेक्शन आपको, एक लिमिटेशन आपको समझ में आ गई, लिमिट्स आपको समझ में आ गई। चलो मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं, इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं, साफ साफ बनाता हूं। देखिए ओके, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ओके। चलिए मैंने क्या माना था, ये रेडियस है तुम्हारे पास में, दिस इज रो, ये तुम्हारे पास में क्या है, रेडियस है, दिस इज रो, ठीक है। ये तुम्हारे पास में, इसको मिला दिया, दिस इज जेड, लेंथ इसकी मैंने क्या मान लिया, जेड इसकी लेंथ मान लिया, ठीक है। दिस इज, ये तुम्हारे पास एंगल कितना था, जो एक्स एक्स के साथ में बनाता है फाई, ये तुम्हारे पास एंगल कितना है, फाई। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, हाँ जी, इसके जिसके साथ में एंगल बनाता है ये तो क्या हो जाएगा, रो कोस फाई, ठीक है। वही है तुम्हारे पास में, दोबारा बताना है क्या, ये तुम्हारे पास ऐसा है, ठीक है, पार्टिकल यहां पे ऐसा है तुम्हारे पास में, देखो समझना इसको। तो ये जो एंगल है फाई है, ठीक है, ये रो है तुम्हारे पास, ये रेडियस है तुम्हारे पास, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, इसके साथ एंगल रो कोस फाई, और इसके परपेंडिकुलर रो साइन फाई, रो साइन फाई। अब मुझे जरा सा देख के बताइए, हाँ जी जरा मुझे देख के बताइए, एक्स वाई जेड, देखिए इधर, हाँ जी, एक्स में कितना है, रो कोस फाई, वाई में कितना है, रो साइन फाई, और जेड में कितना है, जेड में कितना है, जेड। यही तो पढ़ते होगे तुम। स्फेरिकल के अंदर क्या होता है, आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, आर कोस थीटा, इसके अंदर ये होता है तुम्हारे पास में, ठीक है। नोट कर लेना, कोई रटने की जरूरत नहीं है, भाई।
हाँ जी, नेक्स्ट लिखते हैं इसके अंदर अपन लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट डायरेक्ट लिख दूं, यहां पे लिख लो कोई बात नहीं। डी एल रो इज इक्वल टू, हाँ जी, लेंथ एलिमेंट देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। ये मान लो तुम्हारे पास में कितना है, डी रो कैप है, ठीक है, और यहां तुम्हारे पास डायरेक्शन इसकी, ये तुम्हारे पास इधर बढ़ेगी भैया ना, या फिर यहां पे लिख लो, ठीक है। तो यहां पे देखो ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, ये तुम्हारे पास में फाई कैप डायरेक्शन होगी, ठीक है। रो तुम्हारे पास में किधर होगा, ये रो कैप डायरेक्शन, रो को बढ़ती हुई डायरेक्शन में, और जेड कैप तुम्हारे पास में क्या होगा, तुम्हारे पास में ऊपर की तरफ, दिस इज जेड कैप डायरेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन, ओके। चलिए ये तुम्हारे पास देखो डी एल रो, डी एल रो तो क्या हो जाएगा, डी रो, रो कैप, डी एल फाई इज इक्वल टू, ये देखो भाई ये कितना है रो, तो क्या होता है आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, तो एंगल कितना है भाई, ये वाला एंगल कितना है डी फाई, तो कितना हो जाएगा रो डी फाई, रो डी फाई फाई कैप, और डी एल जेड कितना हो जाएगा डी जेड जेड कैप। ये तो लेंथ तो है तुम्हारे पास में, तो देखो डी एल वेक्टर कितना हो जाएगा, डी एल वेक्टर इक्वल टू डी रो रो कैप प्लस रो डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, लेंथ एलिमेंट। ये आपके पास में लेंथ एलिमेंट आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लिखिए सरफेस एलिमेंट। नेक्स्ट लिखिए भाई सेकंड लिखिए सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट इसमें पहला लिखिए फाई जेड प्लेन। फाई जेड प्लेन का मतलब रो क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसकी तुम्हारे पास में रेडियस क्या रहेगी, कांस्टेंट, मतलब वो हमेशा सरफेस पे रहेगा पार्टिकल, ठीक है। तो तुम्हारे पास में क्या लिख दूं मैं, डी एस रो, डायरेक्ट लिख दूं, क्या होगा डी रो सॉरी डी फाई फाई कैप क्रॉस डी जेड जेड कैप, डी एल रो फाई कैप क्रॉस डी एल जेड जेड कैप। तो डी एल रो कितना है तुम्हारे पास, रो डी रो डी फाई और यहां पे रो कैप, क्योंकि फाई क्रॉस जेड क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, सॉरी रो डी फाई क्रॉस डी जेड होगा ना, ये तो होगा तुम्हारे पास में, तो रो डी डी फाई सॉरी डी फाई डी जेड और यहां पे तुम्हारे पास में रो कैप, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, नोट कर लीजिए। सेकंड लिखिए इसके अंदर, सेकंड लिखिए बी, फाई जेड हो गया, इसके बाद में जेड रो प्लेन। देखिए ध्यान से, जेड रो प्लेन के अंदर क्या होगा तुम्हारे पास, जेड रो प्लेन के अंदर क्या होगा, डी एस, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे फाई फिक्स होगा, फाई फिक्स्ड होगा, तो डी एस फाई, ठीक है। क्या होगा, रो फाई जेड होता है, तो फाई रो फाई जेड होता है, तो डी जेड डी एल जेड क्रॉस डी एल रो, ठीक है। डी एल जेड कितना था भाई तुम्हारे पास, डी जेड, और वो कितना था रो, तो डी रो डी जेड फाई कैप। सरफेस की डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है, ओके। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, अब कौन सा प्लेन बच गया है तुम्हारे पास में, रो जेड भी हो गया और रो फाई बच गया भैया ना, रो फाई प्लेन लिखिए, रो फाई प्लेन, ठीक है। रो फाई प्लेन के अंदर क्या होगा तुम्हारे पास में, जेड क्या होगा इस बार फिक्स, सेंटर की जो लेंथ है वो फिक्स हो गई, इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही रहेगा तुम्हारे पास, ओके। तो देखिए यहां पे क्या होगा, डी एस जेड इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दूं, रो डी फाई जेड, ये तुम्हारे पास आ जाएगा, नोट कर लिए। दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट, सॉरी दिस इज सरफेस एलिमेंट। लिमिट्स मैंने बताई दी तुम्हें, चलिए आगे चलें। रिलेशन तुम्हें मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर्स का देखते हैं, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। अभी अपन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व भी लिखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वो आपको आने चाहिए भाई तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ओके। वो तभी आएंगे जब आपको ये सारी चीजें याद होंगी, अगर ये सारी चीजें याद नहीं होंगी तो आपको वो नहीं आएंगे, ओके। चलिए हो गया ये, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। देखिए वॉल्यूम एलिमेंट, लिखिए वॉल्यूम एलिमेंट,
निकाल लोगे, निकाल रखा है तुमने सबका, तो रो डी फाई डी जेड, ये तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल के अंदर वॉल्यूम एलिमेंट निकल के आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर क्वेश्चन लिखिए, ए सिलेंडर हैविंग रेडियस आर एंड हाइट एच, ए सिलेंडर हैविंग रेडियस आर एंड हाइट एच, कैपिटल एच, ठीक है, रेडियस आर एंड हाइट कैपिटल एच, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लिखिए फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अरे सर सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच होती है, चेक कर लेते हैं आता है नहीं आता। डीवी इज इक्वल टू वी, क्या हो जाएगा, रो डी फाई डी जेड, जेड की लिमिट 0 टू एच, हाइट एच है उसकी, फाई की 0 से 2 पाई होती है, रो की 0 से आर हो जाएगी, रेडियस आर दे रखी है, तो देखो डी फाई मतलब 2 पाई बाहर आ गया, ठीक है, एच का मतलब एच भी बाहर आ गया, रो 0 टू आर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल यही वॉल्यूम होता है इसका, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो ए सिलेंडर हैविंग रेडियस आर एंड हाइट एच, ए सिलेंडर हैविंग रेडियस आर एंड हाइट एच, रेडियस आर एंड हाइट एच, देखिए फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, लिखिए फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड प्लेन सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर। तीनों क्वेश्चन को समझना भाई, ठीक है, तीनों क्वेश्चन है, तुम्हारे पास एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी रेडियस आर है और उसकी हाइट कितनी है तुम्हारे पास में, एच उसकी हाइट है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है बताइए जरा, आपको क्या करना है उसके अंदर, आपको उसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, उसका प्लेन सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ओके, सॉल्यूशन करते हैं, लिखिए सॉल्यूशन करते हैं भाई, देखो यहां पे सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, देखिए तुम्हारे पास क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया पहले निकालते हैं अपन, कर्व सरफेस एरिया, देखना ध्यान से, तुम्हारे पास ये सिलेंडर है, कर्व का मतलब ये वाला कर्व तो हो रहा है, ये वाला, तो सरफेस एरिया, कर्व का मतलब पार्टिकल हमेशा इसके सरफेस पे रहेगा, इसका मतलब उसकी रेडियस क्या रहेगी भाई तुम्हारे पास, फिक्स रहेगी, तो लिखो इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, रो इज इक्वल टू आर दे रखा है यहां पे, ये कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, डी एस रो का या फिर डी एस आर का, क्या फॉर्मूला बताया था भाई, आर वाला इसके अंदर नहीं आएगा, रो वाला नहीं आएगा, इसका मतलब रो डी फाई डी जेड, तो आर डी फाई डी जेड, इंटीग्रेशन फाई की लिमिट 0 टू 2 पाई और जेड की लिमिट 0 टू एच, ठीक है, तो आर 2 पाई इंटू एच, ठीक है, एच लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई आर एच, पढ़ा होगा ऐसा, ठीक है, डी एस आर, ये तुम्हारे पास में कर्व सरफेस एरिया आ गया। सेकंड देखो प्लेन सरफेस एरिया, ठीक है, प्लेन सरफेस एरिया का मतलब देखिए भाई, प्लेन सरफेस एरिया का ये तो कर्व सरफेस हो गया, ठीक है, सिलेंडर के एक ऊपर की तरफ होता है एक नीचे की तरफ, मान लो ये तुम्हारे पास सिलेंडर है, तो ये प्लेन है क्या तुम्हारे पास में, ये प्लेन सरफेस एरिया है, ये कैसा है, सर्किल है क्या, सर्किल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर तो होता है, अच्छा इसकी हाइट कांस्टेंट हो जाएगी क्या, अपन क्या तो यहां पे निकालेंगे क्या यहां पे निकालेंगे, ठीक है, तो देखो यहां पे प्लेन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, इसका मतलब एच क्या रहेगा इसके अंदर, कांस्टेंट, क्या होता है, डी एस एच इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर डी एस जेड भी लिख सकते हो तुम, कंफ्यूज मत होना इसमें, तो रो डी फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, रो की लिमिट 0 टू आर, ठीक है, तो देखिए यहां पे रो स्क्वायर बाई 2 मतलब आर स्क्वायर बाई 2 और 2 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल, दैट मींस पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारे पास आ गया, नोट कर लीजिए इसको, हाँ जी,
नेक्स्ट देखिए टोटल सरफेस एरिया, क्या करूं दोनों को जोड़ दूं, टोटल सरफेस एरिया, हाँ जी क्या करूं दोनों को जोड़ दूं क्या, टोटल कर दूं 2πr(h) प्लस πr², सही है, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, क्या सिलेंडर के एक ही सरफेस होता है क्या प्लेन, दोनों सरफेस ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, तो तुम्हारे पास में क्या आएगा 2πr², 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लेन वाले को, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो ये तुमने पढ़ा है 2πr कोष्टक r प्लस h, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, फॉर बोथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। जैसे उसमें लिखा था वैसे इसमें लिखना है, तरीका वही रहेगा, लिखिए। देखिए भाई, हाँ जी, x बराबर तुमने क्या लिखा था, देखो हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल या फॉर सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये आपको पता था, x इज इक्वल टू रो कोस फाई रो साइन फाई, ये पता है आपको, 1 2 3, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, x² प्लस y², तो क्या हो जाएगा रो स्क्वायर, तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया x² प्लस y² का अंडर रूट, यही तो हो जाएगा तुम्हारे पास में, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, यही तो हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, रो इज इक्वल टू x प्लस y, ऐसे लिख सकता हूं, xy प्लेन के अंदर रेडियस तुम्हारे पास में, ओके, तो तुम्हारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, रो कैप इज इक्वल टू डेल रो वेक्टर अपॉन डेल रो अपॉन डेल रो का रूट। ठीक है, तो देखिए यहां पे रो कैप इज इक्वल टू क्या होता है, रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तुम्हारे पास में, देखो रो वेक्टर है तो रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तुम्हारे पास में, तो ये आ जाएगा, लिख लीजिए, वही करना है कोस फाई एक्स कैप प्लस साइन फाई वाई कैप। ठीक है, नेक्स्ट रो के बाद में फाई कैप क्या आ जाएगा, जहां फाई वाला डिफरेंशिएट कर दो, कोस फाई का माइनस साइन फाई एक्स कैप प्लस कोस फाई जेड कैप, और जेड कैप क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में जेड के बराबर, जेड कैप होगा जेड कैप के बराबर। नोट कर लीजिए, इसको चाहे रहने दो, है ना, इसको रहने दो, तरीका वही रहेगा अपने पास में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपने को अब सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, यूनिट वेक्टर्स को अपन ने किस में लिख दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, क्या बताया था मैंने, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, कोस फाई एक्स कैप माइनस साइन फाई वाई कैप, सॉरी रो कैप माइनस साइन फाई कैप, है ना, क्योंकि इधर तो एक्स वाई जेड आ गया, इधर रो फाई जेड आएगा, ये नहीं लिखना है, ये तो अलग से रहने देना, इसमें तो जेड कैप इक्वल टू जेड कैप ही रहेगा। इसमें देखो साइन फाई रो कैप प्लस कोस फाई जेड प्लस कोस फाई कैप, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा भाई। ठीक है, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा, नोट कर लो। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, एक लिख लो, उसके बाद तो उसका डिफरेंशिएट करके अपन सारा वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, जो यूनिट वेक्टर में रिलेशन है। ठीक है, जो तुम्हारे पास में कार्टेशियन स्फेरिकल के अंदर x बराबर r sin थीटा cos फाई, y बराबर r sin थीटा sin फाई, z बराबर r cos थीटा, सरफेस वाले कब कांस्टेंट होता है, कब तुम्हारे पास में r थीटा वाला लोगे, थीटा फाई वाला लोगे, या फिर r फाई वाला लोगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कैसे निकल के आती है इसकी तुम्हारे पास में इसकी जो लिमिट्स है वो कैसे निकल के आती है, इंटरव्यू के अंदर
पूछ लेते हैं, ठीक है ना। लिमिट्स बताओ, तुम कैसे बता दिया। पहले तो पूछेंगे कि तुम्हारे पास में स्फेरिकल की लिमिट्स क्या क्या होती है, r थीटा फाई, ठीक है। फिर पूछेंगे कि इनकी लिमिट कैसे निकली, बताओ। क्या तुमने वास्तव में जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ा है तुमने, या फिर रटा है इसको, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हारा तरीका देखते हैं कि तुमने अभी तक जो पढ़ने का तुम्हारा तरीका है वो कैसा है। भाई आगे जब तुम रिसर्च करोगे या कोई भी तुम साइंटिस्ट बनोगे तो आगे का तुम्हें तो देखना पड़ेगा ना, तुम्हें पहले से कैसे आएगा वो। लेकिन जस्ट वो तुमने अभी तक जो पढ़ा है उसका तरीका देखते हैं, क्या तुम सही तरीके से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम था। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करना और मुझे बताना कि सर लेक्चर अच्छा था, और अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना कि सर लेक्चर समझ में नहीं आया है, ठीक है। और तो आगे लेक्चर जो है अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन में ही आएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।